हाँ जी, सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ विचारधारा ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ नहीं ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ नहीं ਆਉਂਦਾ। चलिए शुरू करते हैं। क्योंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी है तो ये मेरी पहली वीडियो है हिंदी में और इसमें बहुत ज़्यादा पंजाबी टच आएगा। आप जब हमारे पिंड आए थे तो हमने प्रोणाधारी वाले भुमक्कड़ काट दिए थे, तो इसको ध्यान में रखकर ये वीडियो देखें। कुछ लोग बहुत दिनों से ये बवाल मचा रहे हैं कि दिलजीत एंटी नेशनल है, खालिस्तानी है, आतंकवादी है, और वो डिमांड कर रहे हैं कि दिलजीत की मूवी कोई भी इंडिया में रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको बॉलीवुड से बाहर कर दो और उसका पासपोर्ट भी छीन लो। और इनको ये सब बातें करने की या ये सब सर्टिफिकेट्स बांटने की पावर किसने दी किसी को नहीं पता। ये खुद ही देश और धर्म के रक्षक हैं और खुद ही देश और धर्म का सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। और अगर आप भी इनके ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपको भी ये रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। एक गाय का गोबर जो होता है वो कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा महंगा होता है। इनमें से मैं कुछ आपको बता देता हूँ। अगर आपको इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो आपका दिमाग है वो अंडर डेवलप होना चाहिए, मतलब आपका दिमाग ऐसा नहीं होना चाहिए जो खुद से सोचने की क्षमता रखे, ना वो ऐसा हो कि वो खुद क्वेश्चन कर सके कि ये चीज़ें ऐसी क्यों हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस या लॉजिक में विश्वास रखते हैं तो आप बिल्कुल ही इस ग्रुप के लिए अनफिट हैं। आप बिना कोई सवाल करे किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, किसी भी बात को आंखें बंद कर यकीन कर सकते हो, और आप में अगर साहस दलेरी या पंजाबी कहते अणखा तो आप बिल्कुल भी इस ग्रुप में शामिल नहीं हो सकते। अगर आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो आपको जॉब यहाँ पक्का मिल जाएगी। और ज्वाइन होने के बाद आपको ये करना है, आपको सबसे पहले ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल्स बनानी है और बीजेपी या आरएसएस के जितने भी पेजेस हैं उनको फॉलो करना है और उनसे जितनी भी नफरत हो सके आपको अपने में भरनी है। और फिर जो भी लोग हैं जो आपसे सहमत नहीं होते या माइनॉरिटीज़ हैं उनमें बांट देनी है। और याद रखें, क्योंकि आपके पास इतना दिमाग नहीं है कि आप किसी भी सवाल का खुद से जवाब दे सकें, तो आपको हमेशा भीड़ का हिस्सा बनना है और ट्विटर और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स के पीछे छुप कर आपको ये नफ़रत फैलानी है। और आपको इस देश के रक्षक का नकाब पहनकर इस देश को अंदर से तोड़ने का काम करना है। और अगर आपको कोई सवाल जवाब करे तो घबराइए मत, यहाँ पर रोज़ सर्टिफिकेट्स प्रिंट होते हैं, तो बस आपको वो सर्टिफिकेट्स लेने हैं और उन लोगों के धर्म, कपड़े या जो भी वो पहनते हैं, किस स्टेट से हैं, उस हिसाब से आपको बांट देने हैं। और सबसे अहम पार्ट, आपको रोज़ गोबर और मूत्र का सेवन करना है। अगर आप यही चीज़ें कंसिस्टेंटली करते हैं तो आपको यूट्यूब चैनल भी खोल कर दिए जाएंगे और आपको पार्टी में शामिल भी कर लिया जाएगा। अब ये तो हो गए वो लोग जो धर्म और देश के रक्षक बन के धर्म और देश का सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। सेक्सी मंत्र पढ़ का भी ब्याह करवा दे जल्दी। पंडित मुझसे यारा जड़ी सी टूट पड़ी मारे गए हम, लग दी लाहौर दिया पंडित बोहेमिया। खुद ही खुद का मजाक उड़ाते हो और दुनिया हमारे खिलाफ है, क्यों? तुम्हें माफ है? अब इनका इलाज क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम वो भाषा का प्रयोग करेंगे जो इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, कॉमन सेंस और लॉजिक की। और जिस इशू को इन्होंने सबसे बड़ा बवाल बनाया हुआ है, हम उसी मुद्दे को आज के वीडियो का टॉपिक बनाकर इनको इन्हीं की बातों का जवाब देंगे कॉमन सेंस और लॉजिक से। तो मुद्दा ये है कि दिलजीत फिर से गद्दार बन गया है इस नेशनलिस्ट लोगों के लिए। ये में भी 10वीं बार होगा पिछले 10 सालों से, और जो उसी वक्त हुआ है जब भी दिलजीत इनके नैरेटिव से बिल्कुल ही अलग गया है, भले ही वो किसान आंदोलन हो और या हो इंटरनेशनल में जाकर कहना कि पंजाबी आ गए हो, और या पाकिस्तान की एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करना हो, जो मैं आपको याद दिला दूं कि वॉर से पहले वो इस देश का क्रश रह चुकी हैं, जिसकी इंस्टाग्राम पर मेजॉरिटी जो फॉलोइंग थी वो इंडिया से थी। और ये जो लोग जो देशभक्त बने घूमते हैं, ये वही लोग हैं जो हानिया आमिर की पोस्ट पर जाकर कमेंट करते थे कि वो इंडिया में क्यों नहीं पैदा हो गई या इंडिया में क्यों नहीं रह गई बंटवारे के बाद। और ये वॉर चल रही थी तब ये लोग फिक्र कर रहे थे कि हानिया आमिर ने पानी पिया होगा या नहीं, और ये अपनी तरफ से उसको पानी ऑफर कर रहे थे। और यही सबसे बड़ा कारण हो सकता है कि इंडिया में हानिया आमिर की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और इसीलिए मे बी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स ने फैसला किया था उसको दिलजीत के साथ सरदार जी 3 में कास्ट करने का। वही हानिया आमिर जो इन सब की फेवरेट थी, जिसको ये वॉर में पानी पिला रहे थे, अब सडनली अगर दिलजीत ने अपनी मूवी में कास्ट कर लिया तो दिलजीत गद्दार हो गया। तो क्या इनको भी सजा नहीं मिलनी चाहिए जो एकदम से अपनी विचारधारा स्विच कर लेते हैं और अब नेशनलिस्ट बने फिरते हैं? पर नहीं, ये लोग तो इंस्टाग्राम की आईडी के पीछे छुप कर कॉमेंट्स करते हैं, तो इनको कोई भी जज नहीं करेगा, पर दिलजीत को करेंगे। क्यों?
मे बी वो पंजाबी है, मे बी उसने किसान आंदोलन में किसानों का साथ दिया था, ना कि बीजेपी का। मे बी वो टर्बन बांधता है। और जो भी पगड़ी पहनता है और इनकी विचारधारा से अलग चले, उसके लिए तो इन्होंने सर्टिफिकेट प्रिंट किया हुआ है ना कि उसको बस खालिस्तानी का टैग चिपका देना, आतंकवादी का टैग चिपका देना है। अब लोग कमेंट करेंगे कि ये तो बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट है, मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन ऐसे ही होता है। और इसका जवाब मैं आपको प्रूफ के साथ देता हूँ। दिलजीत खालिस्तानी है या आतंकवादी है, ये बहुत ही बड़े इल्ज़ाम है। और क्या इन इल्ज़ामों को किसी सरकारी संस्था ने लगाया है? क्या ये पुलिस रिपोर्ट्स में आया है? क्या सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया है कि दिलजीत खालिस्तानी है? नहीं। तो फिर आप कौन होते हो उसको ये टैग देने वाले, या किसी भी पंजाबी को ये टैग देने वाले कि वो खालिस्तानी या आतंकवादी है? आपको ये हक किसने दिया? और आप ये खुद देख सकते हैं, जो भी कोई पगड़ी बांधकर दिलजीत को डिफेंड कर रहा है, उसके कमेंट्स में ये लोग भर देंगे कि ये भी खालिस्तानी है, ये भी आतंकवादी है। तो फिर ये तो वही बात हुई ना कि कोई भी पगड़ी बांधकर अगर कोई भी इनके विचारधारा के उल्ट बात करेगा तो ऑटोमेटिकली वो खालिस्तानी या आतंकवादी बन जाएगा। जैसे ये लोग सिद्धू मूसेवाले को बोलते रहे थे कि वो खालिस्तानी है, उसी तरह से शुभ के साथ भी कंट्रोवर्सी की थी। जिसके दिमाग में 1-2 साल बचे हैं वो भी उसकी पोस्ट को देखकर बोल सकता है कि उसने कुछ भी इंडिया के खिलाफ नहीं पोस्ट किया, उसने सिर्फ पंजाब को डार्क लाइट में दिखाया था। और जिस आर्टिस्ट का आर्ट उसने शेयर किया था वो भी सामने आकर उसने सफाई दी कि भाई उसका मेन मकसद सिर्फ पंजाब के बुरे हालात दिखाना था। पर नहीं, तुम लोगों ने सीधा उसको देशद्रोही करार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने पगड़ी बांधी थी। एक सिख सरदार आदमी जो इस देश के लिए खेल रहा है, इस देश की क्रिकेट टीम में शामिल है, मतलब वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड वाइड, उसके हाथ से कैश छूट जाता है और उसको खालिस्तानी का टैग दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो सरदार है, क्योंकि वो पंजाबी है। अब इस पर कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, वो इंडियन नहीं थे, वो तो पाकिस्तानी थे जो इंडियन होने का नाटक कर रहे थे। चलो ठीक है। अब एक आदमी है जो वर्दी पहनकर इस देश की सेवा कर रहा है, वो एक पुलिस वाला है और वो एक आदमी को बचाता है जिसको गुंडे पीटने लग जाते हैं, पर उसको खालिस्तानी बोल दिया जाता है। क्यों? मे बी उसने पगड़ी पहन रखी थी और वो पंजाबी था, सिख था। क्यों बोला खालिस्तानी? उन्होंने बोला अभी वीडियो में नहीं, आपके रिलीजन पे कुछ बोला किसी ने? मेरे रिलीजन पे क्यों बोला? अगर मैंने टर्बन पहना था आप मुझे बोलते खालिस्तानी। अब इसके बारे में क्या बोलेंगे? किसान आंदोलन, जिसको न्यूज़ एंकरों से लेकर इन सब गोदी मीडिया वाले जो फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, ट्विटर पर हैं और यूट्यूब पर हैं, इन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया उसको ये बताने का कि ये किसानी मूवमेंट नहीं, ये खालिस्तानी मूवमेंट है, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और साउथ के स्टेट्स के भी किसान शामिल थे। पर उनमें से टारगेट सिर्फ पंजाबियों को किया गया, इसीलिए ना क्योंकि इनको टारगेट करना आसान है। इसको आप खालिस्तानी या आतंकवादी बोल देते हो, और जो आतंकवादी है उनकी मांगे क्यों ही मानेंगे। पर ये जिनके लिए कर रहे थे उसने भी आखिर में यही बोला कि मेरे किसान भाई में भी मेरे बिल को समझ नहीं पाए, इसलिए हम इस बिल को वापस लेते हैं। तब तो कोई नहीं बोला कि मोदी जी ने किसान भाई क्यों कहा, इनको आतंकवादी क्यों नहीं कहा। ये सब जो है ये इनका दोगलापन है, और आज हम इनके दोगलेपन को निकालेंगे। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को क्यों लिया, इंडिया में एक्ट्रेस नहीं है क्या? बहुत सारे अंडररेटेड लोग हैं, उनको भी काम देना चाहिए। अब ये वही लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, जिनको नहीं पता कि दिलजीत ने बहुत सारे जो अननोन फेसेस हैं उनको बहुत बार अपनी मूवीज़ में काम दिया है। ये लोग उनको नहीं जानते क्योंकि वो अननोन थे और वो पंजाब से थे। दूसरी बात, बाकी जो कास्टिंग है वो इंडियन ही है, उसमें नीरू बाजवा और जैस्मीन बाजवा मेन लीड में है, हानी आमिर और दिलजीत के साथ। और ये कोई पहली मूवी नहीं है जो पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट के बाद में रिलीज हुई है। ये मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, जो जब भी पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तभी ये मूवी रिलीज हुई है, और इनमें से सिर्फ एक मूवी का विरोध हुआ था, ए दिल है मुश्किल। मे बी वो शाहरुख खान था उसमें और उसमें फवाद खान था, इसीलिए उसके बावजूद भी मूवी ने बहुत बढ़िया बिजनेस किया था इंडिया में। और यही लोग जो अब सबसे ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, अगर इनको पूछा जाए कि 2015 में गुरदासपुर और जम्मू में एक अटैक हुआ था आतंकवादियों का, उसी साल इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ की बर्थडे पार्टी में उनको सरप्राइज़ देने गए थे, तब इन्होंने क्यों नहीं बवाल किया? तब इन्होंने क्यों नहीं सवाल किया कि देश सबसे पहले, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था? तब इनकी देशभक्ति कहाँ थी? और अब 2025 में वुमेन्स क्रिकेट टीम का मैच हो रहा है और 2026 में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडियन टीम का, उसका कोई भी नहीं बॉयकॉट कर रहा है क्योंकि वो तो एंटरटेनमेंट है ना, उसको तो सभी ने देखना है। लेकिन मूवीज़ तो एंटरटेनमेंट है, उसको आप सेम कैटेगरी में क्यों नहीं इंक्लूड करते? अब जो इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के प्रधान हैं उसको भी बोलो, जय शाह, जो कि अमित शाह के बेटे हैं, अब उसको क्यों नहीं बोलते कि वो भी देशद्रोही हैं, वो भी गद्दार हैं? वो क्यों पाकिस्तान के साथ मैच को अलाउ कर रहे हैं? इस मूवी की टीम का कहना है कि मूवी जो है वो वॉर से पहले ही शूट हो गई थी, तो अब उनके हाथ में नहीं है ना कि आगे क्या होता है क्या नहीं। फिर ये अंधभक्त कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ पहले से ही हमारे संबंध खराब रहे हैं, तो पहले भी क्यों किया?
तो यही बात आप उन मूवी मेकर्स और सिंगर्स को पूछो जिन्होंने पाकिस्तानी एक्टर्स और सिंगर्स के साथ काम किया, लेकिन नहीं, उनको नहीं पूछ सकते क्योंकि उनको आप खालिस्तानी का टैग नहीं दे सकते, बिकॉज वो पगड़ी नहीं बांधते जहाँ पंजाबी नहीं है। पुलवामा के अटैक के बाद स्टिल इंडिया और पाकिस्तान के मैच होते हैं और सारा इंडिया पूरे मज़े से मैच देखता है। तब तुम्हारी देशभक्ति कहाँ थी? शाहिद अफरीदी जो जंग के बाद एक पूरी रैली निकालते हैं कि पाकिस्तान की जीत हुई, वो भी तो पहले जय शाह से मिले थे ना एक मैच के दौरान दुबई में, तब भी कोई विवाद नहीं हुआ। तो अब आ जाते हैं देश के असली गद्दारों पर जो देश के रक्षक का मखोटा पहनकर घूमते हैं। अर्नब गोस्वामी जो इस देश का सबसे बड़ा रक्षक कहलाता है, उस पर इल्ज़ाम लगे कि वो पाकिस्तानियों को पैसे देता है कि तुम आकर भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोलो और फिर 10 मिनट तक मैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलूँगा और देश का रक्षक बन जाऊँगा। फिर भी लोग उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहे, उल्टा उसको इस देश का हीरो बना दिया जाता है क्योंकि वो पाकिस्तानियों को गालियाँ देता है। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। तो क्या अब इसी से तय होगा कि कौन कितना बड़ा देशभक्त है कि आप पाकिस्तान को कितनी गालियां दे सकते हो? पर कोई इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा कि वो एक्चुअल में पाकिस्तान के लोगों को पैसे दे रहा है। ये अंधभक्त क्लेम करते हैं कि वो लोग उन्हीं पैसों से टेररिस्ट को फंड करते हैं। एक लश्कर-ए-तौयबा ग्रुप को फंड करने के इल्ज़ाम में जेल गया आदमी बीजेपी में शामिल हो जाता है, पर कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता। जहां गुजरात के पोर्ट में एक आदमी पकड़ा जाता है जो सिर्फ 200 रुपये में अपने देश की इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के जासूसों को बेच रहा था, पर उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो पंजाबी नहीं है, तो उसको आप खालिस्तानी आतंकवादी तो बोल नहीं सकते। और फिर आ जाते हैं ये यूट्यूबर्स जिनको फैक्ट्स और सच्चाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी उठाकर चेप देते हैं और इनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और ये हर बात को घुमा फिराकर अपने नैरेटिव में सेट कर लेते हैं और किसी के ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। स्पेशली ये AKT के उर्फ भरद्वाज ब्रदर्स और ये टकला, अगर आप इनके चैनल को देखोगे तो ये एक अपना ही नैरेटिव पुश कर रहे हैं जिसमें ये कोई भी बीजेपी या RSS के ख़िलाफ़ है तो उसके ऊपर ये वीडियो बनाएंगे, कुछ भी फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर उन्हीं के ख़िलाफ़ पेश करेंगे। और पंजाब से तो इनको कुछ खासी ही जलन है क्योंकि भले ही सिद्धू मूसेवाला हो, शुभ हो या दिलजीत हो, इन्होंने तो उनको बिल्कुल ही खालिस्तानी घोषित कर दिया है और कहीं से भी कुछ भी खबर उठाकर उसको तोड़ मरोड़ कर उनकी बदनामी के लिए लगा रहे हैं। इनके हिसाब से जितने भी पंजाबी सिंगर्स हैं जो इनके नैरेटिव में फिट नहीं होते वो सारे खालिस्तानी हैं। जैसे अगर इनको किसी सिंगर को अच्छा भी दिखाना हो तो पहले ये पंजाबी सिंगिंग को गिराएंगे। ये बोलेंगे कि पंजाबी सिंगर तो सिर्फ नशे, वायलेंस और ड्रग्स के बारे में गाते हैं, लेकिन ये वाला सिंगर देखो, ये बहुत बढ़िया इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सिद्धू मूसेवाला जिन्होंने इनिशियल पॉपुलैरिटी अपने गैंगस्टर रैप टाइप म्यूजिक से गेन की थी। अपने सॉन्ग्स में सिद्धू ड्रग्स और गन वायलेंस दोनों को ओपनली प्रमोट करते थे। हद तो तब होगी जब इन्होंने सिद्धू मूसेवाला के 295 जो सॉन्ग है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हिट हुआ है कि ये वायलेंस और ड्रग्स को प्रमोट कर रहा है। और जसवंत सिंह खालड़ा जो कि ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे, इन्होंने उसको खालिस्तानी समर्थक बोल दिया और इसका लिंक जोड़ा कि दिलजीत देखो खालिस्तान को प्रमोट कर रहा है क्योंकि वो जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर मूवी बना रहा है पंजाब 95 जो कि रिलीज नहीं हो रही इंडिया में या कहीं भी। फिर भाई ने ना एक खालिस्तानी सिंपैथाइजर जसवंत सिंह खालड़ा, उसके ऊपर एक फिल्म बना दी। फिल्म का नाम था पंजाब 95। भाई देखो कुछ कनेक्शन तो मिलते हैं तुम्हारे हैं। कोई इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है? किसी के पास भी अगर दिमाग में सिर्फ 2 साल एक्टिव हो, जाकर YouTube में 295 सॉन्ग लिरिक्स सर्च करो और खुद जाकर सुनो और लिरिक्स को देखो कहाँ सिद्धू मूसेवाले ने नशे और वायलेंस को प्रमोट किया है। उसके बाद जाकर जसवंत सिंह खालड़ा पर रिसर्च करो और खुद जानो कि वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे या एक आतंकवादी। हैरानी तो ये है कि इनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं और लोग इनको फॉलो करते हैं और अंधों की तरह इन पर विश्वास भी करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा जहर फैला रहे हैं इंडियन कम्युनिटी में। और सेम बात ही ये टकला कर रहा है, हर चीज़ को इसने खालिस्तान के साथ जोड़ना है और बाद में मूवी के बारे में बोलता है कि ये कौन सी कोई रेवोल्यूशनरी मूवी है। इसको तो रोक ही सकते थे, इससे कौन सा पंजाबी सिनेमा आगे बढ़ेगा। इस फिल्म पे विक्टिम मत प्ले कीजिए यार, ये कोई रेवोल्यूशनरी फिल्म नहीं है, भूतनाथ का पंजाबी वर्जन बना दिया आपने। तो इससे पूछना चाहते हैं कि जो रेवोल्यूशनरी मूवी थी जो पंजाब के मुद्दों को उठा रही थी पंजाब 95, उसे क्यों बैन किया गया? तब किसी ने क्यों नहीं आवाज़ उठाई कि कश्मीरी फाइल्स और केरला स्टोरी जैसी मूवीज़
जिसमें इस देश के कोर्ट्स को आगे आने पड़ा और मेकर्स को मजबूर किया गया कि इस मूवी के शुरू में एक मैसेज डालें कि ये मूवी सच्चाई पे आधारित नहीं है और ये नंबर्स को एग्जैजरेट किया गया है। उस मूवीज़ को इस देश में टैक्स फ्री कर दिया गया और हर जगह दिखाया गया, जो कि शरेआम नफरत प्रमोट कर रही थी। और जसवंत सिंह खालड़ा जो कि एक सिख राइट एक्टिविस्ट थे, और पंजाब 95 जो कि सच्चाई पर आधारित मूवी थी, उसको बैन कर दिया गया। इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों? अब इन लोगों पर तो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इनको अच्छे से नंगा करूंगा। और जो इनके नैरेटिव में फिट होते हैं, जैसे गुरु रंधावा हो गया, बी प्राक हो गया, मीका सिंह हो गया, वो इनके फेवरेट सिंगर्स बन जाते हैं। ये उनकी एग्जाम्पल देते हैं कि ये देखो, ये भी तो देशभक्त हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी खंगालोगे तो आपको पता चलेगा कि गुरु रंधावा जो खुद जब इंडिया और पाकिस्तान का डिस्प्यूट था, उसके बाद इन्होंने खुद गाना निकाला था लगदी लाहौर दिया, और पंजाबी आर्टिस्ट जैसे कि बोहेमिया, उसके साथ भी कोलैबोरेट किया हुआ है। और रही बात बी प्राक की, तो इनकी खुद की कोई पर्सनैलिटी नहीं है। ये बस वही बात बोलते हैं जो मेजॉरिटी लोग बोलते हैं, ताकि ये लोगों की हाँ में हाँ मिलाकर खुद को बड़े साबित कर सकें। ये बात इसी इशू की नहीं है। उन्होंने जब वो लेटेंट का बवाल चल रहा था, तब भी बी प्राक ने वही बात की जो मेजॉरिटी सुनना चाहती थी। ये बस इनके रेलेवेंट रहने के तरीके हैं। और बी प्राक का तो पता नहीं, मे बी पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के साथ कोई इशू है, क्योंकि ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦੇ गाने गाने ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ बना लिया सी इन्हें। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर बी प्राक। और रही बात मीका की, तो उससे बड़ा तो कोई दोगला हो ही नहीं सकता। तो वो तो रिसेंटली के इंटरव्यूज अगर आप देख लो तो उससे ही पता चल जाता है कि उससे बड़ा कोई क्लाउन नहीं है। अभी उसको कोई सुन नहीं रहा, तो वो सभी को अपने आप से डिस करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि ये वीडियो ना ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦਾ गाना आया, घोड़े चिट्टे गड्डियाँ, कुछ ऐसे ना, घोड़े चिट्टे नडियाँ ब्राउन, गड्डियाँ काली हैं किसके पास है, घोड़े किसके पास है, एक ही बंदे के पास है। हर गाने में मुझे याद करते हैं और लिख देते हैं। ये तू इत्थे होंदा ना, तेरी नीकर ला के मैं तेरे ठा ठा ठा। और बोल वो रहा है जो खुद पाकिस्तान के लोगों की तारीफ कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों ने उसको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट दिए थे, और अंडानियों के आगे रो रहा था कि उन्होंने उसको कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो बरसाती डड्डू होते हैं, जब बरसात पड़ती है तभी ये सामने आते हैं। ये बस मौके का फ़ायदा उठाने वाले हैं। ये कोई देशभक्त या वैसे नहीं है, बस जिस ओर हवा है उसी ओर चल पड़ते हैं। पर अब बात करते हैं भारत की जनता के साथ। क्यों हर बार हम पंजाबी या सिख लोगों को ये प्रूव करना पड़ता है कि हम नेशनलिस्ट हैं? क्यों हमको हर बार सबूत देना पड़ता है कि हम देशद्रोही नहीं हैं? और इन अंधभक्तों से पूछना चाहूँगा कि तुमको किसने अधिकार दिया कि तुम किसी को भी जाके उसकी नेशनलिटी पूछ सकते हो? पहले तुम तो प्रूव करो कि तुम नेशनलिस्ट हो। हम तुम्हें क्यों बताएं, हम तुम्हें क्यों प्रूव करें कि हम नेशनलिस्ट हैं या नहीं? तुम कौन होते हो हमारी देशभक्ति पर सवाल करने वाले? ये जितने भी लोग रो रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, इन सब ने देश के लिए क्या किया है? इन सब ने देश के नाम के लिए क्या किया है? हालांकि अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो सभी आतंकवादी या खालिस्तानी हैं, वो देश को कहाँ ले गए? इंडिया को इंडिया के बाहर सबसे ज़्यादा किसने रिप्रेजेंट किया? दिलजीत ने या इनकी फेवरेट कंगना ने? यो किसी को भी कुछ भी बोल देती है और उस पर कोई एक्शन नहीं होता। जब भी ये पंजाबी सिंगर्स राइज करते हैं तो तब आप कमेंट्स में भर देते हैं कि नहीं वो पंजाबी नहीं, वो इंडियन है। पर जब दिलजीत बोलता है कि पंजाबी आगे होए, वो अपनी माँ बोल अपनी धरती को रिप्रेजेंट करता है, तो आप उसको गद्दार बोल देते हैं। तो क्या आप खुद नहीं मानते कि पंजाब इंडिया का हिस्सा नहीं है? अगर है तो फिर ये दोगलापन क्यों? अब जिस दिलजीत को ये आतंकवादी और देशद्रोही घोषित कर रहे हैं, उसने पिछले सालों में योगा और शिव जी को जितना प्रमोट किया है उतना ये सारी उम्र नहीं कर सकते। उसकी ये देन है इस देश। जिस सिद्धू मूसे वाले को इन्होंने आतंकवादी घोषित किया है, उसके गाने हर नॉन इंडियंस के मुंह पर हैं, भले ही वो गोरा हो या काला हो। जिनको पंजाबी लैंग्वेज आती नहीं, वो भी उसके गानों पर वाइब करते हैं। और रिसेंटली उसने केंड्रिक लमार को छोड़कर चौथा स्थान हासिल किया है स्पॉटिफाई की लिस्ट पर। वहाँ पर क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? और वो अकेला इंडियन आर्टिस्ट है जो वहाँ पर जाकर खड़ा हुआ है। पर नहीं, हमें तो उसको आतंकवादी बोलना है। क्यों? तो अब बात यहाँ पर आ गई है कि हम थक चुके हैं अपनी देशभक्ति को प्रूव करते करते। तो भाई जितना तुमने खेलना था खेल लिया, आज के बाद ये सब खेल बंद। वी डोंट ओwe यू एनी एक्सप्लेनेशन। आप कौन हो पूछने वाले? पहले ये बताओ। अब आपकी जो ये चाल है देश को बांटने की, आप ही पर इस्तेमाल करेंगे। अब जितने भी इस देश में जो अंधभक्त नहीं है, जिनके पास कॉमन सेंस है, वो पूछो इनसे। पहले आप प्रूव करो कि आप देशभक्त हो, क्योंकि आपकी सभी एक्टिविटीज इस देश को तोड़ने की है। हम कैसे मान ले कि आप देशभक्त हो या पाकिस्तानी एजेंसी के बंदे हो? क्योंकि इस देश को बचाने के नाम पर आप जितनी भी हरकतें कर रहे हो, वो सभी इस देश को तोड़ने वाली हरकतें हैं। भले ही वो माइनॉरिटीज़ पर जुल्म हो, या वोट्स के नाम पर हिंदू मुस्लिम में बंटवारा हो, या हिंदू राष्ट्र की मांग। आप कौन होते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने वाले?
अगर खालिस्तान इस देश को तोड़ेगा तो हिंदू राष्ट्र भी इस देश को तोड़ेगा ना। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सभी रहते हैं, तो आपको किसने हक दिया कि यहाँ सिर्फ हिंदू रहेंगे? और ये नहीं है कि ये सभी हिंदुओं के लिए सोचते हैं, ये सिर्फ अपर कास्ट वाले हिंदुओं के लिए सोचते हैं, क्योंकि लोअर कास्ट पर ये तो अब भी जुल्म कर रहे हैं। जब इस देश का संविधान अलाउ करता है कि सभी जाति धर्म इस देश में रह सकते हैं, तो आप कौन होते हैं इस देश के संविधान को तोड़ने वाले? इस हिसाब से देशद्रोही तो आप हुए, और आप ही हो जो दूसरों पर सवाल करते हो कि अपनी देशभक्ति को प्रूव करो। पर अब गेम उल्टी पड़ चुकी है। अब हम सवाल करेंगे, पहले तुम अपनी देशभक्ति प्रूव करो। अब हम नहीं कोई प्रूव करने वाले कि हम देशभक्त हैं या नहीं, बल्कि अब तुम प्रूव करोगे कि तुम देशभक्त हो या नहीं। अब जब तुम कमेंट्स में मुझे खालिस्तानी बोलने आओगे तो ये लिख कर आना कि मैं हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ। सिर्फ तभी तुम्हारी बात पर गौर किया जाएगा, नहीं तो तुरदे लगो इथों। और इन जैसे लोगों के लिए तो सिद्धू मूसेवाले ने बहुत पहले से ही बहुत अच्छी बात कह दी थी कि साले ਦੁੱਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੈਂਗਣ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਂਗਣਾ 'ਚ ਹੀ ਗਿਣਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੈਂਗਣ ਹੀ ਨੇ ਜਮਾਂ ਹੀ, ਹਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਸੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟੱਕਰੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਮਿਲੋ ਆ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੋ, ਕਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਤੂੰ ਫਲਾਨਾ ਧਮਕਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲਾ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਵੀਟਾਂ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਫਲਾਨੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਧਮਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ खड़े हैं, चाहे ਸਾਨੂੰ खालिस्तानी कह लो, टेररिस्ट कह लो, जो मर्जी कह लो। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। इसी टॉपिक पर मैं 1-2 और वीडियो निकालूंगा, स्पेशली वो जो 2 नमूने हैं उस पर तो और वीडियोस आएंगी। और भी कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वो कुछ भी बोल कर निकल जाएंगे और उन पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं आएगा। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਚੰਗੇ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।